अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अब सोशल मीडिया की कमाई पर मजीद टैक्स देना होगा। कंटेंट बनाने वाले वो सारे लोग जिनकी माहाना इनकम 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा होगी, उनके अकाउंट से 5% टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा। गुज़िश्ता चंद सालों में पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसकी सबसे बुनियादी वजह इस सेक्टर से होने वाली अच्छी इनकम है। लेकिन अब इस कमाई में 5% की कटौती होने जा रही है, यानी 1 लाख कमाने वाला अब 95,000 ही कमा पाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने फाइनेंस बिल 2026-27 के जायजे के दौरान सोशल मीडिया से हासिल होने वाली इनकम पर 5% विद होल्डिंग टैक्स इंपोज करने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। अब इस इक़दाम का मकसद तेज़ी से बढ़ती हुई डिजिटल इकॉनमी को टैक्स नेट में लाना और हुकूमती टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना है। विद होल्डिंग टैक्स वो टैक्स कटौती है जो किसी इदारे की तरफ से उसकी असल इनकम की अदायगी से पहले हुकूमत को अदा कर दी जाती है। जैसे एक शख्स 1 लाख कमाता है तो 5% विद होल्डिंग का मतलब है कि 5,000 उसकी इनकम से निकलकर पहले ही हुकूमत को टैक्स की मद में चले जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक सालाना 6 लाख रुपए तक सोशल मीडिया इनकम पर टैक्स नहीं होगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स होगा, जबकि इससे ज़्यादा इनकम मौजूदा टैक्स निज़ाम के तहत ज़ेरे गौर आएगी। अब इस वक्त भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया क्रिएटर 7 से 14% विद होल्डिंग टैक्स पाकिस्तानी कंपनीज़ की ब्रांडिंग पर अदा कर रहे हैं। 16 से 66% यूट्यूब पर RPM बेस्ड व्यूज़ पर टैक्स लागू है। इसके अलावा क्वार्टरली एडवांस टैक्स की अदायगी और अब 5% विद होल्डिंग टैक्स के बाद बैंक से रकम निकालने पर भी बैंक फीस अदा करनी पड़ती है। नए निज़ाम के तहत यूट्यूब के साथ फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली अदायगियों पर बैंक ऑटोमेटिक तरीके से 5% टैक्स काट कर कौमी खजाने में जमा कराएंगे। हुकूमत का यह कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए बेहतर इनकम हासिल करने वाले अफराद को भी बाकायदा टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनना चाहिए। फेडरल बजट 2026-27 में सोशल मीडिया इनकम पर 5% विद होल्डिंग टैक्स की मंजूरी के बाद एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया है कि यह इकदाम पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई क्रिएटर इकॉनमी की इन्वेस्टमेंट और कंटेंट के मेयार पर असरअंदाज भी हो सकता है। अगर 6 लाख रुपए सालाना इनकम तक एग्जेम्पशन दिया गया है, लेकिन बड़े और दरमियानी दर्जे के क्रिएटर्स के लिए एक्सपेंसेस को FBR की जानिब से महदूद करना एक बड़ा अहम मसला है। प्रपोज फ्रेमवर्क के तहत क्रिएटर्स को इनकम के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा 30% एक्सपेंसेस जाहिर करने की इजाज़त दी जाएगी। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रोफेशनल लेवल पर काम करने वाले कई क्रिएटर्स के एक्चुअल एक्सपेंसेस इससे भी ज़्यादा होते हैं, जिनके कैमरे के अलावा लाइटिंग का खर्चा है, एडिटिंग के साथ साथ ट्रैवलिंग और फिर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल और प्रोडक्शन टीम के एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं। अब इस सूरत हाल में एक्सपेंसेस का एक हिस्सा टैक्स मकासद के लिए काबिल कबूल ना होने पर काबिल टैक्स इनकम बढ़ जाएगी, जिससे क्रिएटर्स के पास दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए कम रकम बचेगी। इसका बराह रास्त असर नए इक्विपमेंट की खरीदारी के साथ वीडियो मेयार और एडिटिंग के साथ नए कंटेंट की तैयारी पर भी पड़ सकता है। अब ये एक नया आ गया सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए। अब इस चैलेंज को कैसे ले रहे हैं, इस टैक्स को किस तरह से वेलकम करेंगे। तुफैल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल फ्रीलांसर यूनियन के। तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। भी सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन पर कितनी तरह के टैक्सेस पहले से लागू हैं, ज़रा इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा। और इस नए टैक्स को अब वेलकम कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, कंटेंट क्रिएटर, मैं एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जानता हूँ कराची बेस्ड, जो अपना कंटेंट बनाते हुए जिसका एक हेफ्टी अमाउंट का, एक बहुत बड़ी अमाउंट का गैजेट जो है वो छिन गया, चोरी हो गया, छिन गया रास्ते से। तो मैं समझता हूँ जो टैक्स है जो गवर्नमेंट इस पे लगा रही है, एक चैलेंज होगा गवर्नमेंट को कि मुझे नहीं पता कोई एसोसिएशन या कोई इदारा ऐसा है, भले वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स रजिस्टर्ड हो। तो चैलेंज टैक्स लगाना नहीं है, बल्कि ये कि बेनिफिट्स क्या देना है। अब जैसे कि बहुत सारे मुल्कों में, दुनिया में ऐसा होता है, कंटेंट क्रिएटर्स का हेडक्वार्टर बनता है, हब बनता है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स को मराहत दिए जाते हैं, बेनिफिट दिए जाते हैं। तो टैक्स, तो इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। आप 0.25 जैसे आपने फ्रीलांसर्स पे टैक्स लगाया हुआ है और 2029 तक उसको एक्सटेंड भी किया है, जिस पे हम बहुत खुश हैं और गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। बट कंटेंट क्रिएटर, मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो हमें ये देखना है कि हमें बेनिफिट्स क्या दिए जाएंगे अगर कोई टैक्स इस पे लागू होता है, और इसको मेजर कैसे किया जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली अर्निंग नहीं होती, जैसे लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसका मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, बट वहाँ पे डायरेक्टली अर्निंग हमारी नहीं होती, वहाँ ब्रांड पार्टनरशिप्स होती हैं। अब दुबई जैसे मुल्क के अंदर ब्रांड पार्टनरशिप्स पे उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स लाइसेंस
मुतारिफ करवाया है, जिस पे वो गोल्डन वीज़ा देते हैं, जिस पे वो दूसरे बेनिफिट्स देते हैं, पॉडकास्ट स्टूडियो बना के देते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करें, और यूट्यूब की वर्कशॉप्स कराते हैं, और फिर ऑब्वियसली वो लाइसेंस की फ़ीस भी ले रहे हैं। तो उसी तरह मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगा रही है और रेवेन्यू का सोचती है, तो उसको साथ साथ बेनिफिट्स वैल्यू भी देने चाहिए कंटेंट क्रिएटर को, स्पेशली गैजेट्स की, इंश्योरेंस हो गई, सिक्योरिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हमें भी इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स के हेडक्वार्टर बना के दिए जाएं, जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को बेनिफिट दिए जाएं, तो टैक्स बिल्कुल लगाएं। सही। अच्छा, अब ये तोवेल साहब ज़ाहिर है तो पूरी एक डिजिटल ही है, इसकी सारी इकोनॉमी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन सब की, और हम देखते हैं कि बड़े चैलेंज रहते हैं हुकूमत को दूसरे एंड पर कैश इकोनॉमी को कैसे डिजिटाइज़ करना है। तो यहाँ पर क्या परसेंटेज थोड़ी सी कम रखकर थोड़ा सा एक सपोर्टिव एक्ट दिखाना चाहिए था कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि 6 फिगर्स वाले पर इनिशियली 5% का टैक्स, तो ये थोड़ा सा हायर साइड पर है, इसको थोड़ा कम रखकर थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सकता था। बिल्कुल रिलीफ दिया जा सकता है इस पे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखें, अगर आप अच्छे बेनिफिट्स देंगे तो शायद कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स आपके पास खुद आए रजिस्टर्ड करवाने और टैक्स देने। लेकिन अगर आप 5% भी टैक्स लगाएं, 10% भी लगाएं और बेनिफिट जीरो हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक बंदा जो कंटेंट बनाता है, पूरा दिन उसमें मेहनत करता है, एडिटिंग करता है, या कि टूल्स इस्तेमाल करता है, टीम रखता है, और पूरा दिन जो है वो उसके कंटेंट के पीछे भागता है, उसके बाद से वो टैक्स भी दे और उसको कोई बेनिफिट ना मिले। मैं बार बार बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो वैल्यू, हाँ, 0.25 जो फ्रीलांसर्स का है, जैसे आपने कहा स्टार्ट, इसको भी थोड़ा कम से स्टार्ट होना चाहिए। मेरी खुद गवर्नमेंट के कुछ स्टेक होल्डर से बात हुई है, और मैं अभी ये देखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको मेजर कैसे करेगी, इसको एक जगह इकट्ठा कैसे करेगी, कैसे यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को उसकी अर्निंग कैसे मेजर होगी। क्या पाकिस्तान में जितनी इनकम आ रही है रेमिटेंस की फॉर्म में, फ्रीलांसर इनकम की फॉर्म में और मोनेटाइजेशन की फॉर्म में, इसकी कैटेगराइजेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कैसे होगी? क्योंकि एक नुकता ये है कि जब ये कंटेंट क्रिएशन शुरू होती है, किसी को आइडिया आता है, कोई अपना काम शुरू करता है, तो वो मोनेटाइजेशन तक जाते जाते कुछ लोगों को बहुत लंबा अरसा लग जाता है, और आपके कॉस्ट और एक्सपेंसेस तो डे 1 से खर्च होना शुरू हो जाते हैं, वहीं से आपकी कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है। और जब आप मोनेटाइज होंगे, अमाउंट अभी आपका आया होगा नहीं, गवर्नमेंट के 5% पैसे पहले ही कट जाएंगे, तो यह जो इनिशियल स्टार्टअप्स हैं उनको थोड़ा सा एक लेवरेज देना चाहिए था कि कुछ अरसे तक उनको इससे एग्जेम्प्ट रखा जाता, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जिनकी मोनेटाइजेशन को साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं, उन पर इसका नफाज पहले किया जाता। देखिए, इसमें मैं तो समझता हूँ, अभी तो आप ये सोचें, अभी आपने वो मार्जिन्स नहीं लगाए जो जब हम पैसे एज अ फ्रीलांसर, एज अ इन्फ्लुएंसर मंगवाते हैं पाकिस्तान, तो उसमें जो वॉलेट्स हैं, जो बीच में डिडक्शन होती है, फिर एक्सचेंज रेट जब कटता है, तो हमारे पास वैसे भी कम आता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बहुत बड़े बड़े पेमेंट प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद नहीं है। तो जब आप डिफरेंट वॉलेट्स के थ्रू पाकिस्तान पैसा लैंड करते हो, तो उसमें भी डिडक्शन होती हैं, और उसके बाद से बैंक भी डिडक्शन करता है, हर इदारे को कमाना होता है, और एक्सचेंज रेट अलग लगता है। तो ये आपने डिडक्शन तो अभी कैलकुलेट नहीं की, ये अलग भी, ये भी है, ये भी आप इस पे रखें, ये डिडक्शंस अलग होती हैं। सही। चलें, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पर कोई थोड़ा सा रिलीफ देती है या नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल अहमद साहब, प्रेसिडेंट फ्रीलांसर यूनियन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची पोर्ट ने आलमी सतह पर नुमायां कामयाबियां हासिल करते हुए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में 30 दर्जे तरक्की पाकर अब 99 पोजीशन से 69वीं पोजीशन हासिल कर ली है। पोर्ट का स्कोर 30 से बड़ा है और अब ये 45.7 हो गया, जो ऑपरेशनल कारकर्दगी और जहाज़ों की तेज़ तर हैंडलिंग की निशानदेही करता है। करंट फिस्कल ईयर में कराची पोर्ट पर आने वाले जहाज़ों की तादाद 2000 से भी ज़ायद हो गई है, जो गुज़श्ता 8 बरसों में ऐसा नहीं हुआ। पहली बार इसने 2000 से तजावुज़ किया है। इस दौरान ओवरऑल रजिस्टर्ड टनेज 84.43 मिलियन रही है, जबकि जहाज़ों की आमद में 7.5% और टनेज में 3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची पोर्ट अब दुनिया के कई मारूफ पोर्ट से आगे निकल चुका है, जिनमें हैम्बर्ग के अलावा लॉस एंजलिस और सबसे अहम लंदन और रोटरडम शामिल हैं। अब अगरचे पोर्ट कासिम 56वें नंबर पर और जबल अली 45वें नंबर पर मौजूद है, लेकिन कराची पोर्ट ने 2027 तक आलमी टॉप 50 पोर्ट्स में शामिल होने का टारगेट मुकर्रर किया है। गुज़श्ता
गुज़िश्ता 3 माह में कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर कार्गो और ट्रांसशिपमेंट में गैर मामूली इजाफा देखने में आया और इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान अमेरिका कशीदगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के गिर्द पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल रही है। अब बहुत सी शिपिंग लाइन्स ने खलीजी रास्तों पर खतरात बढ़ने के बायस मुतबादिल पोर्ट्स का इंतखाब किया है और पाकिस्तान को आर्जी तौर पर महफूज और निस्बतन कम कॉस्ट वाला ऑप्शन समझा गया है। कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स में 1423% का इजाफा हुआ। दरअसल इसी गैर मामूली री रूटिंग का यह नतीजा है। आम हालात में इतना हाई ग्रोथ रेट बरकरार रहना मुमकिन नहीं होता, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में इस रश का एक हिस्सा ज़रूर वक्ती भी हो सकता है, लेकिन जोग्राफियाई हालात ही इस रश की वजह नहीं है, बल्कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल पोर्ट चार्जेस में 50% कमी भी की थी और साथ ही ट्रांसशिपमेंट रूल्स में भी नरमी की गई थी, जिससे ऑपरेशनल कारकर्दगी भी बेहतर हुई है। पोर्ट कासिम पर जहाज़ों के कार्गो उतारने का वक्त 24 से 30 घंटे तक लाना भी एक अहम पेशरफ्त है। अब यही अवामिल मुस्तकबिल में कुछ ट्रैफिक को मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान में रखने में मदद दे सकते हैं, लेकिन खलीज में कशीदगी कम होने के साथ क्या ये कार्गो वापस दुबई, जबल अली, सलाला और दीगर रिवायती हब्स की तरफ चला जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि एक बड़ा हिस्सा वापस जा सकता है, क्योंकि आलमी शिपिंग नेटवर्क्स दहाइयों से इन्हीं मराकज़ के गिर्द कायम हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान कम कॉस्ट के साथ तेज़ क्लियरेंस और बेहतर लॉजिस्टिक्स बरकरार रख पाता है तो कुछ नया कारोबार मुस्तकिल बुनियादों पर हासिल किया जा सकता है और इसके साथ ही गहरे पानी के जहाज़ों के लिए 15.5 मीटर ड्राफ्ट की सहूलत ने कराची पोर्ट को खित्ते के बड़े कार्गो हैंडलिंग हब्स के बराबर ला खड़ा किया है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कंटेनर गुंजाइश 7.5 लाख TEU से बढ़कर 10 लाख TEU से पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट कारोबार के साथ कम लॉजिस्टिक कॉस्ट और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचत के ज़रिए से रीजनल ट्रेड हब बनने के मौके हासिल होंगे। पोर्ट की बेहतर कारकर्दगी मुल्की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव साइन समझी जा रही है। अब कितना ट्रैफिक होगा और कितना कारोबार पाकिस्तान में मुस्तकिल रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। नादिर मुमताज़ साहब फॉर्मर चेयरमैन है कराची पोर्ट ट्रस्ट के, हमारे साथ मौजूद है। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी पिछले 8 साल का रिकॉर्ड हमने इस साल टूटते हुए देखा है, लेकिन ज़ाहिर उसकी वजह जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है। अब ये हालात जैसे जैसे बेहतर हो रहे हैं, पीस डील हो जाती है, तो इसके बाद पाकिस्तान का ये कारोबार बरकरार रहेगा, ये एक्टिविटी बरकरार इसी तरह रहेगी, रैंकिंग बढ़ती रहेगी या थोड़ा सा वापस हो जाएंगे हम? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अरबाज भाई। ये तो अब एक एक्नॉलेज्ड फैक्ट है कि कराची पोर्ट, जिसको KPT कहते हैं, इसकी रैंकिंग खासी इम्प्रूव हो गई है वर्ल्ड कंटेनर पोर्ट्स की रैंकिंग में। इसके साथ पोर्ट के कासिम की भी अच्छी कारकर्दगी परफॉर्मेंस है। ये दोनों मेजर पोर्ट्स हैं। ग्वादर पोर्ट पे इतनी ज़्यादा इंक्रीज पोर्ट ट्रैफिक में नहीं आई है। इसकी वजह ये भी हो सकती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो गल्फ़ में वॉर चल रही है, ईरान USA की वॉर, उसकी वजह से हमको कार्गो डाइवर्ट हुआ है। ये भी कुछ हद तक बात ठीक है। अब जब ये वॉर स्टार्ट हुई है तकरीबन 100 दिन हो गया और अभी इस्लामाबाद एकॉर्ड्स के तहत डिप्लोमेटिक एक बड़ी ब्रेक थ्रू और अचीवमेंट है पाकिस्तान की, उन्होंने मीडिएट किया, तो ये अभी पीस डील हो चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुलने वाला है। अब इट्स अ वॉच एंड सी एटीट्यूड के जो हमको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्या ये क्लोज हो जाएगी और क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं। इसमें मेरे कुछ कंसर्न्स भी है, जैसे कि जो हमारी पोर्ट हैंडलिंग है, इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ आया है इंपोर्ट कार्गो में। एक्सपोर्ट हमारे डिक्लाइन हो गया है क्योंकि हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट गल्फ़ स्टेट्स को भी जाता था, तो हमारा इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गया और हमारा जो हाइड्रोकार्बन शिप्स हैं वो भी नंबर ऑफ शिप्स ज़्यादा कॉल हुए, तो दैट मीन्स हमारी एनर्जी डिफिशिएंसी इस बार ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा ये एक डाइवर्जन हुई है, हमारी ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है। ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी तकरीबन मार्च में 11,000 कंटेनर्स आए हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए, और ये पिछले साल जो पूरे साल की 8,000 ट्रांसशिपमेंट हुई थी, एक महीने में हमने एक्सीड कर ली। अभी जो है 11 महीने हुए हैं साल के, तो जून का भी जब डेटा आएगा तो हम ओवरऑल नेट टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वी विल बी इंशाल्लाह एक्सीडिंग लास्ट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर्स बाय अ लार्ज मार्जिन। एवरेज पे कोई 1800 शिप आते हैं कराची पोर्ट पे एनुअली, तो इस बार 2000 और वी एक्सपेक्ट 2000 प्लस तक पहुंच जाएगा। और भी कंसर्न्स हैं। अब वैसे तो जो एक फैक्ट है कि 10 साल से हमारे ट्रेड वॉल्यूम्स में, नंबर्स में और मैग्नीट्यूड में, वॉल्यूम्स में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ है।
तो हमारी जो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत लिमिटेड है, यहाँ स्टेटस को पे चल रही है। एक ये काम भी हुआ है कि 25 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नोटिफिकेशन किया और उसने 6 लैंड रूट्स नोटिफाई किए कि कराची के पोर्ट से ईरान तक ट्रांजिट हो सकते हैं इन लैंड रूट्स पे। उसको ट्रांसलेट करना था रियलिटी मैकेनिज्म इनटू अ प्रॉपर मैकेनिज्म एफबीआर ने। तो एफबीआर ने 25 अप्रैल से अभी तक वो मैकेनिज्म वीबॉक के थ्रू मॉड्यूल डेवलप नहीं किया। इस वजह से को 5 या 6 हज़ार कंटेनर जो है कराची के पोर्ट्स में ईरान के लिए अभी भी स्टक है। तो हमको अपनी इंटर एजेंसी इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब ये है कि हमारी ड्वेल टाइम होता है कि कार्गो कितनी देर में आता है और कितनी देर में क्लियर होता है। जनरली जो गल्फ स्टेट्स हैं, जो लीडिंग स्टेट्स है, सिंगापुर हो गया, जबल अली पोर्ट हो गया, वहाँ 4 से 6 घंटों में ट्रांसशिपमेंट का कार्गो क्लियर हो जाता है, कंटेनर आता है, कंटेनर चला जाता है। एक नेगेटिव बात ये भी है या पॉजिटिव बात इतनी नहीं है कि हमारी ट्रांसशिपमेंट की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। तो ट्रांसशिपमेंट है कि कंटेनर आता है, पोर्ट पे आता है, बर्थ पे आता है, बर्थ से चला जाता है, वो कस्टम एरिया को इट डज नॉट लीव द कस्टम एरिया। उस वजह से अच्छा ट्रांसशिपमेंट के जो चार्जेस हैं वो बाकी जब पोर्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से ट्रांसशिपमेंट के चार्जेस सबसे कम होते हैं। तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इतना बेनिफिट नहीं हुआ है। और ये सारे ट्रांसशिपमेंट जो होती है इसमें सबसे वैल्यू एडिशन ट्रांसशिपमेंट होती है जिसमें डी स्टफिंग होए या क्रॉस स्टफिंग होए कि कंटेनर खोला जाता है और उसमें जो कार्गो है वो चेंज या फुली चेंज होता है या पार्शली चेंज होता है। तो ये अभी हमारी इतनी डेवलप नहीं हुई है कैपेसिटी। अच्छा नाज़िर साहब, ये जो 50% पोर्ट चार्जेस में कमी की गई है तो ट्रेड वॉल्यूम भी हमारा बढ़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमारे रेवेन्यू को कम करेंगे चूँकि चार्जेस कम हो गए लेकिन ट्रैफिक बढ़ गया तो वो बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, या फिर रेवेन्यू में भी पिछले सालों की निस्बत कम होगी चूँकि हम 50% अब कम चार्ज कर रहे हैं? और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशो कोई इस पर फ़र्क डालता है या चार्जेस उसके भी सेम होते हैं चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो? जी अरबाब साहब, 2 तरह के पोर्ट चार्जेस होते हैं। एक तो जो पोर्ट लेता है सोली पोर्ट अथॉरिटी, जिसमें टगिंग के चार्जिंग होते हैं, पायलटेज के और बर्थ चार्जेस होते हैं। अब दूसरे चार्जेस होते हैं जैसे कंटेनर और बल्क के। तो हमारे तकरीबन सारा कार्गो कंटेनर आउटसोर्स्ड है और ये जो कंटेनर टर्मिनल्स हैं वो इनको हैंडल करते हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स है। अबू धाबी पोर्ट अथॉरिटी है, एडी पोर्ट जिसको कहते हैं, डीपी वर्ल्ड है, ये दोनों एमिराती कंपनीज हैं। तीसरी हचिसन पोर्ट है, उसके भी 2 टर्मिनल्स हैं। तो जो जितना रेवेन्यू आता है कराची पोर्ट को और पोर्ट कासिम को, उसको एक फ़िक्स रॉयल्टी मिलती है। मेजर शेयर या लाइन शेयर ये टर्मिनल ले जाते हैं, या तो हांगकॉन्ग उसको रिपेट्रिएट कर देते हैं या एमिरेट्स को ही चला जाता है। तो एक तरह से जितनी एक्टिविटी हुई है उसका खासा हिस्सा ट्रांसशिपमेंट का वापस एमिरेट्स को या इमराती कंपनीज को या हांगकॉन्ग को वापस चला गया। सही। और ये पोर्ट चार्जेस कम होने का ज़रा ये भी बताइएगा कि डायरेक्टली इसका फ़ायदा इंपोर्टर्स को ज़्यादा होता है या एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा होता है, या ये भी दोनों के लिए इक्वली होता है? नहीं, इसमें ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाती है। तो पोर्ट अथॉरिटी जो है वो कम कर सकते हैं अपने चार्जेस, जिसमें टगिंग चार्जेस होते हैं, पायलटिंग चार्जेस होते हैं, कुछ और चार्जेस होते हैं। अब इनसे क्योंकि लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स हैं टर्मिनल ऑपरेटर से, इंक्लूडिंग बल्क एंड कंटेनर, तो उनको कंपेल नहीं कर सकती है पोर्ट अथॉरिटी या मैरीटाइम अथॉरिटीज़ के वो लोअर करें अपने चार्जेस। ये उनसे एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और हो सकता है वो केस टू केस करे, क्योंकि दे आर हेयर एज कमर्शियल एंटिटीज़। तो ये वक्त ही बताएगा कि जब अकाउंट्स क्लोज होंगे कि केपीटी का रेवेन्यू कितना कम हुआ और वेदर उन्होंने जो टर्मिनल ऑपरेटर्स है उन्होंने कितना कॉपरेट किया, मगर कम हुआ है। इसमें जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं, स्पेशली जो $18 बिलियन एनुअल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट। तो इम्पोर्ट आएगा उसका कॉस्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट का कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाएगा, और जो कंटेनर शिप पे आता है वही कंटेनर शिप पे वापस जाता है, तो वो पोर्ट चार्जेस और टर्मिनल चार्जेस इम्पैक्ट करते हैं उसको। सही। अब ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। सो
इनको विजिलेंट रहना पड़ेगा पोर्ट अथॉरिटीज़, और इनसे इंटरेक्ट करें टर्मिनल ऑपरेटर्स के कि अपॉर्चुनिटी जाने ना दे हाथ से। ठीक है, ये उनको एफर्ट करना। पॉइंट टेकन नादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर मुमताज़ साहब, साबिक चेयरमैन का हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आज से 4-5 रोज़ पहले इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट बहुत डाउन हो चुकी थी, $4200 फी ऑन्स के अराउंड ये प्राइस आ चुकी थी, और कुछ ऐसे इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे थे कि शायद ये $4000 से भी नीचे चली जाएगी, और एक आउटसाइड चांस था, कुछ एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि ये मज़ीद भी नीचे जा सकती है। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही ईरान और अमेरिका की पीस डील की बातें हुई, एक साइनिंग के इवेंट की चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद फौरी तौर पर यह मार्केट रिकवर हुई, और न सिर्फ गोल्ड मार्केट रिकवर हुई बल्कि हमने सिल्वर मार्केट को भी वापस ऊपर आते देखा है, और एक बार फिर अब ये 4300 से ऊपर आ चुकी है। कल भी हमने देखा पाकिस्तान में कोई 10,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा 1 तोला सोने में हुआ, जो एक बार फिर अब 4.5 लाख से ऊपर जा चुका है। तो अब जैसे जैसे दुनिया के हालात बेहतर होने जा रहे हैं और ये पीस डील की डेट करीब आ रही है, तो वैसे वैसे हम एक अपवर्ड ट्रेंड गोल्ड प्राइस में देख रहे हैं, और अगर ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहता है तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान में सोना 5 लाख रुपये से ऊपर चला जाएगा, और अगर ये जाता है तो ज़ाहिर है उससे कारोबार को क्या नुकसान होगा, और इसके साथ साथ जो बाइंग कैपेसिटी है लोगों की वो किस हद तक मुतासिर होगी। इस पर हम बात करेंगे। फयाज़ कुरैशी प्रेसिडेंट हैं ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो फयाज़ साहब, ओवरऑल हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बेहतर हो रही है, पीस डील के करीब हम जा रहे हैं, तो वैसे वैसे इस प्राइस में भी इजाफा होता जा रहा है। तो अब ये क्या तवक्को है, एक बार फिर ये 4500 इंटरनेशनल मार्केट में ये डॉलर्स क्रॉस कर जाएंगे, और एक आउटसाइड चांस है दोबारा $5000 तक जाने का? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने जो क्वेश्चन किया है, बेसिकली मैटर ये है कि जो पहले आपने देखा होगा कि जो गोल्ड में से जो इन्वेस्टमेंट्स निकल के डिफरेंट उसमें सेक्टर में चलेगी, जिसमें ऑयल के अंदर चलेगी, और इसी तरीके से जो नेस्डेक है, जो इंटरनेशनली जो स्टॉक के अंदर, जो अमेरिका के अंदर, वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट चली गई थी। चूँकि अब दोबारा इंडिया और इसके ईरान और अमेरिका की जो पीस की जो सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर जो फाइनल इसके अंदर डिसीजन होने जा रहा है, इसके अंदर अब जो सूरत हाल दोबारा लोग क्योंकि ऑयल से निकल रहे हैं, वो ऑयल से निकल के दोबारा वो आ रहे हैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट ने 4328 और 4350 के दरमियान में ये मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, इसने एक औंस की आ गई, और अभी भी जो ज़्यादातर चांसेस नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सा और ऊपर जाने के मजीद है, और ये चांसेस है कि $4500 तक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेक्टेड है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $4500 तक इंटरनेशनल मार्केट ये चली जाए। इसके साथ साथ जो आपने बाइंग कैपेसिटी की बात की, डेफिनेटली पाकिस्तान में तो बाइंग कैपेसिटी इतनी लोगों की नहीं है, चूँकि ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली बजट आया, वो भी एक मिले जुला रुझान से मामलात हैं, इससे कोई ज़्यादा माइशत पे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, जो कि इसके ऊपर पड़ेगा कि अगर इसमें जो सैलरीड पर्सन को थोड़ा सा बढ़ा के सैलरीज को, या कोई थोड़ा सा इनको जो रिलीफ दे के, वो क्या गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने समझा कि हमने बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया और माशी इस्तेकाम आ जाएगा। इस तरह कोई माशी इस्तेकाम नहीं आता, और अभी तक जो बाइंग कैपेसिटी लोगों की बिल्कुल नहीं, और जो इंडस्ट्री ऑलरेडी सफ़र कर रही है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, और ख़ासतौर पर इसमें ज्वेलरी जो सेक्टर है उसको तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और उसको वैसे ही स्लॉटरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो मैं समझता हूँ FBR की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कदगन लगाई जा रही हैं, और जबकि ऑलरेडी ये काम जो है वो गोल्ड प्राइस हायर होने की वजह से, क्योंकि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और इंटरनेशनल मार्केट के इम्पैक्ट के बाद जो प्राइस गोल्ड हायर चलेगी, इसके बाद ऑलरेडी ये बिजनेस सफ़र कर रहा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। सही। तो फैज़, अब ये सिल्वर प्राइस जो हमने देखा था आज से 4-5 महीने पहले चले जाएं तो इस पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, फिर ये 12-13 हज़ार का इसका एक्चुअल प्राइस था, जो 22-23 हज़ार में मार्केट में दस्तियाब थी, फिर इसका भी एक डाउनफॉल आया, ये 7,000 से नीचे गई, अब ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है, फिर 7,000 फ़ी तोला से ऊपर आ चुकी है। तो ये प्रीमियम अभी भी उसी तरीके से लिया जा रहा है, मार्केट अभी वैसे ही है, या आप थोड़ा सा ठहराव आया है इसमें? अच्छा, सबसे पहले देखें, बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो बात यह है कि हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि कई लोग हमारे जो से ना भीड़ चाल की तरफ चलते हैं और वो देखते नहीं है इंटरनेशनल मार्केट को, और जो ट्रेंड है उसको नहीं देखते। आपने प्रीमियम की बात की, उस टाइम पे भी जो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक से जो सिल्वर की जो प्राइस बनती थी वो 8,500 बनती थी, लेकिन वो 22,000 और 20,000 रुपये में सिल्वर सेल हो रहा था। वो क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल आ गई, जिसकी वजह से उसके प्रीमियम हायर साइड पर चला गया, और वो
इसको इतनी प्राइस पे हायर पे ले गए चले गए थे, जबकि मेरी नज़र के मुताबिक वो इतना वैक्यूम था, इतना गैप था वो जो एक्चुअल जो प्राइस के ऊपर और उस इंटरनेशनल जो उसके खास प्रीमियम के ऊपर, तो वो जो डिफरेंस था, वो गैप था, वो तो ऑलमोस्ट निकलना था दरमियान में से। इसी तरीके से गोल्ड के ऊपर जब आप देखते हैं तो गोल्ड के ऊपर वो इफेक्ट उस तरीके से नहीं था। गोल्ड में अंडर कॉस्ट पहले चल रहा था 25,000 रुपये पाकिस्तान में इंटरनेशनली एक तोले का अंडर कॉस्ट चल रही थी प्राइस, ठीक है। लेकिन वो इतना गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर वो इतनी ज़्यादा जो मार्जिन था ना, वो ज़्यादा सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा था। और आप देखते हैं कि जो सिल्वर के अंदर जो प्राइस की जो रिकवरी है वो बहुत स्लो होती है बनिस्बत गोल्ड के। तो मेरी नज़र के मुताबिक से अभी जो पोजीशन है सिल्वर की, वो एक्चुअल पोजीशन के ऊपर चल रही है। अभी इस टाइम 7,400 7,500 से लेके 8,000 और 8,200 300 की इस रेंज में अभी सिल्वर प्राइस चल रही है। सही। अच्छा, अब अगर ये बाकायदा मुआहदा अमेरिका और ईरान का हो जाता है तो उसके बाद उम्मीद क्या है? एकदम गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट ऊपर जाएगी, या ये ट्रेंड जिस तरह आहिस्तगी के साथ जारी है ऐसे ही बरकरार रहेगा, या ये वापस भी कोई एक डिक्लाइनिंग मोमेंट आ सकता है, नीचे आने के भी इम्कानात होंगे? सबसे ज़्यादा चांसेस किस बात के हैं? देखिए, अभी जो बज़ाहिर मुझे जो नज़र आता है ना, वो तो नज़र आ रहा है कि अभी थोड़ा सा ना इसका डिक्लाइन होने के चांसेस थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो ट्रेंड बना है वो है बाइंग पोजीशन पर चला गया। अच्छा, मेरी नज़र के मुताबिक से अभी जो, क्योंकि जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल जब अब जियो पोलिटिकली आप देखते हैं तो ओवरऑल थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप देखते हैं तो मेरी नज़र के मुताबिक से अभी गोल्ड प्राइस थोड़े से ऊपर जाने के चांसेस नज़र आते हैं मुझे। वो इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि जो ऑयल प्राइस की डिक्लाइन आएगा, क्योंकि $85 पर बैरल इस टाइम पे ऑयल चल रहा था, ये क्योंकि जब यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी तो ये $65 से एकदम ऊपर गई थी और 127 तक गई थी, तो उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह जब ऑयल के अंदर से जिस तरह इब्नाए हुर्मुज़ की बात करते हैं, तो इब्नाए हुर्मुज़ जो ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है, जब नॉर्मलाइज अगर होगी तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑयल के ऊपर आएगा और ऑयल से लोग इन्वेस्टमेंट्स निकालेंगे और डिफरेंट कमोडिटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, डिफरेंट कमोडिटी की तरफ जब जाएंगे तो उसमें गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। इंटरनेशनली भी आप देखें और ये दिहाइयों से देखें तो लोग गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। तो बाज़ाहिर अगर इसके अंदर, क्योंकि और मैं एक और बात भी यहाँ पे कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के ऊपर, क्योंकि पहले भी देखें तो सेंट्रल बैंक पहले कुछ अर्सा कबल देखें तो सेंट्रल बैंक्स जो दुनिया के डिफरेंट कंट्री सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बाइंग की और मार्केट में अंदर लिक्विडेट किया। जब ये एकदम मार्केट में फेंका और लोगों ने जब उसको परचेज कर लिया तो वो कैश निकाल चुके थे। अब दोबारा उन्होंने उसको आगे परचेजिंग करनी है, तो $5500 से मार्केट जो नीचे आई है तो उसको तो उन्होंने अपना बेनिफिट तो लेना है ना। तो मेरी नज़र के मुताबिक से अभी जो प्राइस ने फिर ऊपर जाना है। अच्छा, तो फैज़ साहब, इसका मतलब ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए? जो लोग इसमें गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं, तो अभी ये इसने ऊपर जाना है, तो ये राइट टाइम होगा, या अभी थोड़ा सा 1-2 हफ्ते देखें और मार्केट की सिचुएशन को? जी, मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा मुताहत होकर चलने की ज़रूरत है। डेफिनेटली 1-2 हफ्ते इसके अंदर देखने के बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करे, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट करे कि जिसके पास सेविंग है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करे कोई चीज़ बेच के अपनी और इसके अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, और इसकी इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी करें। और इतनी बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर खुदा न खासा ड्रॉप करता है तो नीचे से फिर उसको बाइंग करके अपने मार्केट जो लॉस को कवर करके फिर निकल जाए। तो मेरी नज़र के मुताबिक से एक तो जो इन्वेस्टमेंट करे इस कमोडिटी के अंदर, गोल्ड और सिल्वर के अंदर, वो अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज़ कुरैशी साहब, सदर ज्वेलर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, और जैसे गोल्ड की मार्केट ऊपर जा रही है, जब से पाकिस्तान में बजट की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम है। कल जब हफ्ते का आगाज़ हुआ तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 2.7% ग्रोथ दिखाई, और आज भी तकरीबन 2% की ग्रोथ के साथ अब ये 2 दिनों में 4.5 से 5% की ग्रोथ मार्केट शो कर चुकी है। 180 का इंडेक्स भी आज मार्केट ने दोबारा कई महीनों के बाद क्रॉस किया है। तो अब इस पॉजिटिव मोमेंटम को आगे कैसे कैरी करना है और आगे के दिन और फिर अगले हफ्ते कैसे रहेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के CEO एहसन मेहनती साहब। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कल एक बड़ा ज़बरदस्त आगाज़, मंडे आमतौर पर ऐसा पिछले 2-3 महीनों से हमें नहीं देखने को मिल रहा था मार्केट में, लेकिन मंडे के बाद ट्यूसडे भी मोमेंटम बरकरार रहा, कंटिन्यूटी चल रही है मार्केट की बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव। तो अब ये आगे आने वाले 2-3 दिन कैसे रहेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक्स कैसे हो सकते हैं? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आए?
देखिए, जब ये पीस डील हुई है तो आई थिंक कि उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्वेस्टर्स ने लिया है। यूएस ईरान पीस डील है, आई थिंक जो पॉलिसी रेट का स्टेटस को होना है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आई थिंक कि इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जब पॉलिसी रेट के अंदर कमी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है नेगेटिव हुआ है, तो उसका काफ़ी मुस्बत जो है इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। इस वजह से जो है हमने देखा है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बहाल हुआ है। नए इन्वेस्टर्स भी जो है पोर इन हुए हैं, नए आईपीओज भी आए हैं, उनका भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। सही। और साहब, ये अब ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट अभी हमने देखा लास्ट अनाउंस होना था स्टेट बैंक की तरफ से, उसको स्टैटिक रखा गया, लेकिन जो फोरकास्ट है इन्फ्लेशन रेट की वो थोड़ा सा हायर साइड पर है एज़ कम्पेयर टू दिस एग्जिस्टिंग ईयर। तो अब ये अगले साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो फिर पॉलिसी रेट में भी इजाफा होता है, तो एक नेगेटिविटी थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है मार्केट के लिए। देखिए, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 8% है। लास्ट जो इन्फ्लेशन रेट रिपोर्ट हुआ है 11.47 है, तो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो वैसे ही 8% एक्सपेक्टेड था, जो कि अनएक्सपेक्टेड नज़र आ रहा था क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और बढ़ती जा रही थी। अब इस वक्त जब पीस डील आ गई है, यूएस ईरान की इंटरिम पीस डील, तो इससे एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये फाइनल पीस डील बन जाती है तो फिर ऑयल प्राइसेस $70 के करीब आ जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन जो है दोबारा से जो है 8-9% पर आ जाएगी और ज़ाहिर है पॉलिसी रेट के अंदर भी गिरावट देखी जाएगी। इस एक्सपेक्टेशन पे पॉलिसी रेट के कम होने की जो एक्सपेक्टेशन है उस पे हमने देखा कि मार्केट जो है उसने आउट परफॉर्म किया है। कुछ 4-5 दिनों में 10,000 पॉइंट मार्केट बढ़ चुकी है और तवक्कुआत यही है कि आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो नई इन्वेस्टमेंट भी पोर इन होगी और पॉलिसी रेट भी जो है आने वाले पॉलिसी रेट जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि उसके अंदर पॉलिसी रेट के अंदर कटौती देखी जाएगी। और ये मोमेंटम अगर हम कंपेयर करें जो जनवरी 2026 का मोमेंटम था जहां हम 190s को टच कर गए थे इंडेक्स में, तो ये उसी पैटर्न पर अब चल पड़ी है मार्केट या अभी भी थोड़ा सा रिकवरी फेज़ में अभी टाइम लगेगा जैसे जैसे पीस डील के हवाले से और खबरें आएंगी? देखिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी वजह यही है कि पीस डील जो है वो कुछ उसका सक्सेस नज़र आ रहा है। दुनिया भर की मार्केट्स रिकॉर्ड हाई की तरफ चल रही हैं और पाकिस्तान मार्केट भी दोबारा रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रहा है। इससे पहले 190,000 का तकरीबन लेवल था रिकॉर्ड हाई का और अब आई थिंक ये मार्केट चंद दिनों में उस रिकॉर्ड को क्रॉस करेगी जैसे जैसे पीस डील जो है सक्सेसफुल होती रहेगी। ये इंटरिम पीस डील है और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल पीस डील तक जो है मार्केट उस लेवल को क्रॉस कर जाएगी जो कि ऑल टाइम हाई था। और ऐसा बजट अनाउंसमेंट्स का इस वक्त मार्केट पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है? सुपर टैक्स एक्सपोर्टर्स के लिए ख़त्म किया गया, ओवरऑल टैक्सेस में काफ़ी हद तक कमी की गई है। तो जो अगले 6 महीने जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग के 6 मंथ्स होंगे, ये जो प्रोजेक्शन थी मार्केट की कि 260 इंडेक्स तक ये उसका इंडेक्स जाएगा 260K तक, तो ये अब वहाँ तक ही अभी ये मौजूद है या इससे भी आगे निकल सकती है मार्केट? एक आउटसाइड चांस मौजूद है? देखिए, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन है कि 260,000 की जो कि प्रिडिक्शन थी, आई थिंक कि अगर ये पीस डील सक्सेसफुल हो जाती है तो वो लेवल्स नज़र आएंगे। अगर पॉलिसी रेट के अंदर कटौती होती रही, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है फेवरेबल आता रहा, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। एक तो ये डील का सक्सेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉलिसी रेट का कम होना इंपॉर्टेंट है और तीसरा ये जो फेडरल बजट के जो अनाउंसमेंट आए हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सुपर टैक्स जो है कुछ चंद कंपनियों पर जो है लागू हुआ है। 10% से 8% हुआ है। कोई मेजर उसके अंदर सुपर टैक्स के अंदर कमी नहीं देखी गई। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर भी बड़ी कमी नहीं देखी गई, बल्कि हदफ जो है 12 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन हो चुका है, जिससे टैक्सेशन ज़्यादा होगी। टैक्सेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। वी होप कि ये जो सक्सेस इसकी जो डील है पीस डील, ये सक्सेसफुल हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ एहसन मेहनती साहब, CEO आरिफ हबीब कमोडिटी मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब लग ऐसा रहा है कि जिस तरह हफ्ते का आगाज़ बहुत पॉजिटिव हुआ है, ये वीकेंड और फिर आने वाले दिनों में बड़ी पॉजिटिव खबरें आनी हैं, तो अब स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ एक बार फिर जा रही है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।